हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास क्लास 11th का यूनिट नंबर 4 का वीडियो नंबर 12। तो फोर्थ यूनिट का ये 12वां वीडियो है। और इससे पहले 11 वीडियो आपको प्लेलिस्ट में भी मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, और कुछ समय बाद आई बटन में भी लिंक आ जाएगा, जहां आप यूनिट नंबर 4 के सभी वीडियोस को देख सकते हो, समझ सकते हो, और अपने सुंदर से नोट्स भी बना सकते हो, जो एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ नोट्स का लिंक भी मिल जाएगा, और आप पीडीएफ नोट्स के लिए टेलीग्राम पर भी सर्च कर सकते हो, के एम डी सहारनपुर। तो देखते हैं आज का हमारा टारगेट क्या है। आज हमें पढ़ना है आबंध कोण, या आप इसे बंध कोण भी कह सकते हो। और आबंध कोण या बंध कोण को इंग्लिश में हम कहते हैं बॉन्ड एंगल। क्या कहते हैं? बॉन्ड एंगल। तो आज हमें आबंध कोण के बारे में बात करनी है। देखो, आबंध कोण क्या होता है कि मान लो आपके पास कोई अणु है, और उस अणु में कोई केंद्रीय परमाणु है। जैसे एक अणु है H2O का। ये H2O का एक अणु हमने बनाया है, और इसमें केंद्रीय परमाणु क्या है? ऑक्सीजन। तो केंद्रीय परमाणु के पास कुछ तो होंगे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म वे इलेक्ट्रॉनों के जोड़े कहे जाते हैं जो खाली पड़े हुए इलेक्ट्रॉन के जोड़े होते हैं, जो किसी बंध बनाने की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। तो ये इसके पास कुछ तो होते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अर्थात एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। और इस बॉन्ड में, ये जो बॉन्ड आपको दिखाई दे रहा है, इस बॉन्ड में होगा एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन का, और इस बॉन्ड में भी होगा एक जोड़ा इलेक्ट्रॉन का। इसे कहते हैं बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाले बंध युग्म, या आप कह सकते हो इलेक्ट्रॉन के बंध युग्म, या बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहो या इलेक्ट्रॉन के बंध युग्म कहो। हमें समझना है आबंध कोण। तो किसी अणु में जो केंद्रीय धातु परमाणु, जो केंद्रीय परमाणु होता है, धातु परमाणु हो या ना हो, पर केंद्रीय परमाणु जो होता है, उस केंद्रीय परमाणु के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन के बंध युग्म को धारण करने वाले कक्षक होते हैं। हम इस एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की बात नहीं कर रहे हैं, बंध युग्म की बात कर रहे हैं। इस इलेक्ट्रॉन के बंध युग्म में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और इस इलेक्ट्रॉन के बंध युग्म में भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो इलेक्ट्रॉन के बंध युग्म को धारण करने वाले जो कक्षक हैं, एक कक्षक यहां है इसका, और एक कक्षक यहां है। हाइड्रोजन का भी एक कक्षक है, इधर हाइड्रोजन का भी एक कक्षक है। तो केंद्रीय परमाणु के कक्षक, कौन से कक्षक? जो उसके चारों तरफ उपस्थित इलेक्ट्रॉन के जोड़ों को, अर्थात इलेक्ट्रॉन के बंध युग्म को धारण कर रहे हैं, उन कक्षकों के बीच का जो कोण है, ये जो कोण है, इस कोण को हम कहते हैं आबंध कोण। और ये H2O के केस में होता है 104.5 डिग्री। जल के केस में बंध कोण कितना होता है? 104.5 डिग्री होता है। तो हमने क्या सीखा है? ध्यान से समझेंगे बिल्कुल। देखो क्या सीखा है। हमने सीखा है कि किसी अणु के किसी अणु के केंद्रीय परमाणु, किसी अणु के केंद्रीय परमाणु, केंद्रीय परमाणु यहाँ क्या है? यहाँ केंद्रीय परमाणु है ऑक्सीजन। तो किसी अणु के केंद्रीय परमाणु के चारों ओर, केंद्रीय परमाणु के चारों ओर उपस्थित, केंद्रीय परमाणु के चारों ओर उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बंध युग्म, जिसे आप कहते हो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के बंध युग्म, बंध युग्म ये है। एक तो ये है बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक ये है। ठीक है, युग्म माने जोड़ा, पेयर। इलेक्ट्रॉन के बंध युग्म को धारण करने वाले, इलेक्ट्रॉन के बंध युग्म को धारण करने वाले
कक्षकों, मतलब इस इलेक्ट्रॉन युग्म को, इस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी इसके एक कक्षक ने धारण कर रखा है और इस वाले बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी एक कक्षक ने धारण कर रखा है। कक्षकों के बीच के, कक्षकों के बीच के कोण को, बीच के कोण को क्या कहते हैं? आबंध कोण। बीच के कोण को आबंध कोण कहते हैं। तो ये होता है आबंध कोण। ठीक है, तो यदि कोई आपसे आबंध कोण की परिभाषा पूछता है तो आपको बतानी चाहिए कि जो अणु है, कोई भी अणु, उसमें जो केंद्रीय परमाणु है और केंद्रीय परमाणु के चारों तरफ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अर्थात इलेक्ट्रॉन के बंध युग्म, ये जिन कक्षकों द्वारा ग्रहण किए गए हैं या जिन कक्षकों के अंदर हैं, उन कक्षकों के बीच का जो कोण है, उस कोण को हम कहते हैं आबंध कोण या फिर बॉन्ड एंगल। अब देखो, एक चीज ध्यान रखनी है कि यदि कोई आपसे पूछता है ना कि बॉन्ड एंगल या आबंध कोण का मात्रक बताओ क्या होता है, तो आपको मात्रक बताना है इसका। इसे हम नापते हैं डिग्री में। किसमें नापते हैं? डिग्री में। डिग्री का निशान ऐसा ही तो होता है। और इसे मिनट में भी नापते हैं हम। यदि कोण का मान कम है बहुत, ठीक है, तो आप उसे मिनट में नाप सकते हो। और मिनट का चिन्ह कैसा होता है? ऐसा होता है, ये जैसे ये लिखा हुआ है 104.5 डिग्री, इसे आप लिख सकते हो 104 डिग्री 30 मिनट, लिख सकते हो ना? इसे आप लिख सकते हो 104 डिग्री 30 मिनट। अच्छा, इसका उदाहरण यहां हमने पढ़ लिया H2O। ये एक एग्जाम्पल था इसका, यहां लिख देते हैं इसका उदाहरण इसका क्या है? H2O। और H2O का स्ट्रक्चर हमने ये बनाया है, ये समझा है कि बॉन्ड एंगल क्या होता है। अब हमें एक नई चीज पढ़नी है, ध्यान से समझना। अब हमें पढ़ना है आबंध कोण को प्रभावित करने वाले कारक। आबंध कोण को प्रभावित करने वाले कारक कि कौन कौन से कारक हैं जो आबंध कोण को प्रभावित करते हैं। आबंध कोण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं बॉन्ड एंगल को। सबसे पहला जो फैक्टर हमें पढ़ना है वो पढ़ना है संकरण का प्रभाव। संकरण का प्रभाव, या इसे आप कह सकते हो इफेक्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। संकरण का प्रभाव क्या होता है? संकरण के प्रभाव में आपको एक बात समझनी है। देखो, पहले मैं समझाता हूं। जो संकरित कक्षक होते हैं ना, संकरित कक्षक, अब कुछ बच्चों के तो समझ में ही नहीं आता है कि संकरण किसे कहते हैं, क्योंकि 11वीं क्लास के बच्चों को अब तक मैंने नहीं पढ़ाया है संकरण। ठीक है, ये भी मेरे ऊपर उधार रहेगा, हम इसे अगले चैप्टर्स में या इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। देखो, संकरित कक्षक जो होते हैं, संकरित कक्षकों के आबंध कोण का क्रम, संकरित कक्षकों के आबंध कोण का क्रम इस प्रकार होता है। इस प्रकार होता है। क्या होता है? देखो, क्रम, जो संकरित कक्षक हैं उनके आबंध कोण का क्रम क्या होता है। यदि कहीं sp संकरण है तो sp संकरण के लिए, यहां लिख देता हूं संकरण, sp संकरण के लिए बंध कोण सबसे बड़ा होता है और इससे छोटा बॉन्ड एंगल होता है sp2 संकरण का। यदि कहीं आपको sp2 संकरण नजर आता है तो समझ जाओ कि वहां बॉन्ड एंगल क्या होगा? sp संकरण से छोटा होगा। और इससे भी छोटा बॉन्ड एंगल होता है sp3 संकरण का।
अब सवाल ये है कि सर ये क्यों आप बता रहे हो कि sp संकरण का बॉन्ड एंगल सबसे बड़ा होगा, sp3 संकरण दिखाने वाले कक्षकों का बॉन्ड एंगल सबसे छोटा होगा। ऐसा चलो एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ एग्जांपल से समझते हैं। चलो यदि मैं आपको कहूं कि हमारे पास है C2H2, देखो C2H2 बनाऊंगा मैं, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, इधर भी एक H है और इधर भी एक H है, और एक बार बनाते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये बनाया हमने C2H4, और एक बार बनाते हैं CH3, चलो ऐसा बना लेते हैं CH3, और इधर भी CH3 है। ये हमने 3 कार्बनिक यौगिक लिए, और इन तीनों कार्बनिक यौगिक में आप केवल एक कार्बन परमाणु को देखोगे, इस कार्बन को देखो, और यहाँ इस कार्बन को देखो, और यहाँ इस कार्बन को देखो। एक कार्बन परमाणु की बात करेंगे, क्योंकि हमें देखना है केंद्रीय परमाणु। या तो इसमें केंद्रीय परमाणु इसे मान लो या तो इसे मान लो, केंद्रीय परमाणु इन दोनों में से किसी एक को मान लो, और इन दोनों में से भी किसी एक को आप मान सकते हो। तो इस कार्बन परमाणु पर सिग्मा बॉन्ड बताओ कितने हैं। सिग्मा बॉन्ड, देखो एक चीज ध्यान रखनी है आपको, एक चीज ये ध्यान रखनी है कि जो सिंगल बॉन्ड होता है ना, सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है। अब ये सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, इसे भी इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, पर यहाँ जब संकरण शब्द का हमने प्रयोग किया है तो इस चीज को मुझे थोड़ा सा समझाना जरूरी है। यदि कहीं आपको सिंगल बॉन्ड नजर आता है तो वो सिग्मा बॉन्ड होता है, और यदि कहीं डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, एक होता है पाई बॉन्ड, और यदि कहीं ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और 2 होते हैं पाई बॉन्ड। इस चीज को ध्यान रखना है आपको। सिंगल बॉन्ड हमेशा क्या होता है, सिंगल बॉन्ड हमेशा सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है, और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई होते हैं। अब देखो मैंने पूछा है कि किसी भी एक कार्बन परमाणु द्वारा बनाए गए सिग्मा बॉन्ड की संख्या बताओ कितने हैं। तो ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड तो क्या होता है, सिग्मा होता है। और ये ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में कितने सिग्मा होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, तो एक सिग्मा तो ये है, एक तो सिग्मा ये है। तो इसने प्रत्येक कार्बन परमाणु ने, इस कार्बन परमाणु ने भी 2 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, और इस कार्बन परमाणु ने भी 2 ही सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं। और मैंने आपको कहा था कि किसी भी एक कार्बन परमाणु के बारे में ही हम बात करेंगे। तो यहाँ सिग्मा बॉन्ड कितने बने हैं, 2। तो इसका मतलब ये है कि ये कार्बन परमाणु जो है इसके 2 ही कक्षक संकरण की क्रिया में भाग ले रहे हैं, और जब इसके 2 कक्षक संकरण की क्रिया में भाग ले रहे हैं तो उसमें से एक कक्षक तो होगा S का और एक कक्षक होगा P का। तो यहाँ ये दिखाएगा sp संकरण। क्या दिखाएगा, sp संकरण। तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH में प्रत्येक कार्बन परमाणु sp संकरण दिखाता है। ठीक है, समझ में आई ना बात, कैसे कौन सा संकरण दिखाता है, sp संकरण। कैसे दिखाता है मैंने अभी आपको समझा दिया। तो यहां हम लिखेंगे sp संकरण, ये लिखा sp संकरण। कैसे बताया कि किसी भी कार्बन परमाणु को देखो कि वो कितने सिग्मा बॉन्ड बनाता है। एक सिग्मा इधर है, एक सिग्मा इधर है। सिंगल बॉन्ड में सिग्मा ही होता है और ट्रिपल बॉन्ड में एक ही सिग्मा होता है। यहां मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, समझाई ना ये बात। ये जो राइट साइड में हम ब्लॉक बनाते हैं, इस ब्लॉक में जितनी भी बातें मैं आपको सिखाता हूँ बहुत खास होती हैं, ध्यान रखो। अब sp संकरण है, sp संकरण है, और इसका बॉन्ड एंगल जब आप देखोगे ना तो इसका बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है इसका बंद कोण। देखो यहां से यहां तक का ये जो कोण होगा ये 180 डिग्री का होगा। बिल्कुल सरल रेखा में ही तो स्ट्रक्चर है। अब इससे आ जाओ आप, चलो अच्छा, इसमें इस कार्बन परमाणु को देख लो। इस कार्बन परमाणु द्वारा बनाए गए सिग्मा बॉन्ड्स बताओ कितने हैं। सिंगल बॉन्ड सिग्मा, सिंगल बॉन्ड सिग्मा, डबल बॉन्ड में एक ही तो सिग्मा होगा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, एक पाई। तो सिग्मा 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 3 सिग्मा बॉन्ड बने, और जब 3 सिग्मा बॉन्ड बने
तो 3 कक्षकों ने, इस कार्बन परमाणु के 3 कक्षकों ने संकरण की क्रिया में भाग लिया। एक इस वाले कक्षक ने, इस वाले कक्षक ने और इस वाले कक्षक ने। तो 3 कक्षकों में से एक तो होगा S और 2 होंगे P। तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर S एक क्यों लिया है आपने? S इसलिए एक लिया है क्योंकि सबको पता है कि S उपकोष में एक ही कक्षक होता है और P उपकोष में कितने कक्षक होते हैं? 3 कक्षक होते हैं। तो P को आप 3 तक ले सकते हो। और D में कितने कक्षक होते हैं? D में होते हैं 5 कक्षक और F में होते हैं 7 कक्षक। ये बात तो पढ़ा रखी है आपको। तो इसलिए यदि यहाँ आपको सिग्मा बॉन्ड 3 नजर आते हैं, प्रत्येक कार्बन परमाणु द्वारा बनाए गए सिग्मा बॉन्ड कितने नजर आते हैं? 3। तो आपको समझ जाना चाहिए कि हर एक कार्बन परमाणु के 3 कक्षक संकरण की क्रिया में भाग ले रहे हैं। अब जब 3 कक्षक भाग ले रहे हैं तो उसमें से एक तो होगा S का, एक तो S का होगा और 2 होंगे P के। तो यहाँ हमें देखने को मिलेगा sp2 संकरण। और यदि sp2 संकरण आपको मिल रहा है तो यहाँ ये जो बॉन्ड एंगल होगा ना, ये वाला या ये वाला, ये जो बॉन्ड एंगल होगा ये होगा बॉन्ड एंगल कितने डिग्री का होगा? 360 को 3 से भाग कर दो, 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल होगा। कितने का होगा? लगभग 120 डिग्री का। अब इस केस पे आ जाओ आप। यहाँ प्रत्येक कार्बन परमाणु द्वारा बनाए गए सिग्मा बॉन्ड बताओ कितने हैं? सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? सिंगल बॉन्ड सिग्मा, सिंगल बॉन्ड सिग्मा, सिंगल बॉन्ड सिग्मा, सिंगल बॉन्ड सिग्मा। तो सिंगल बॉन्ड तो सिग्मा ही होता है। चारों सिंगल बॉन्ड है तो 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए। 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए, इसका मतलब संकरण की क्रिया में 4 कक्षकों ने भाग लिया। और 4 कक्षकों ने भाग लिया तो 1 2 3 4 यानी एक S का और 3 P के। तो यहाँ संकरण हमें मिलता है sp3 संकरण। क्या मिलता है? sp3। और sp3 संकरण का जो बॉन्ड एंगल होता है ना, वो बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। 109 डिग्री 28 मिनट। अब ऐसा मत सोच लेना कि 90 डिग्री का बॉन्ड एंगल है। ये 90 का नहीं है, क्योंकि सारे कार्बन परमाणु और हाइड्रोजन परमाणु बोर्ड के तल पर चिपके हुए नहीं है। ये बॉन्ड एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट का। कैसे है ये मेरे ऊपर उधार है, मैं समझाऊंगा जब संकरण को पढ़ाऊंगा। तो यहाँ तो मैंने आपको थोड़ा सा हिंट संकरण का इसलिए दिया है क्योंकि हमें देखना था कि संकरण का प्रभाव क्या पड़ता है आबंध कोण पर। यहाँ हमने पढ़ा था कि संकरित कक्षकों के आबंध कोण का क्रम इस प्रकार होता है। sp संकरण का बॉन्ड एंगल सबसे बड़ा होगा, आपको पता है ना। बड़े की तरफ 2 लड्डू होते हैं, बड़े की तरफ 2 लड्डू और छोटे की तरफ 1 लड्डू। sp संकरण, ये देखो यहाँ sp संकरण था, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री आया। फिर कहा sp2 संकरण का बॉन्ड एंगल उससे छोटा होगा, तो 180 से छोटा ही तो है। sp2 संकरण का बॉन्ड एंगल कितना है? 120। ये 180 डिग्री था, ये 120 डिग्री है। और sp3 संकरण का बॉन्ड एंगल सबसे छोटा होता है, तो sp3 में कितना आया? 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, बस इस चीज को ध्यान रखना कि आपको 90 डिग्री नहीं लिखना है, ये 90 डिग्री नहीं है, ये 109 डिग्री 28 मिनट है। कैसे है मैं सारी बातें आपको समझाऊंगा जब हम संकरण पढ़ेंगे। ठीक है, अब दूसरी बात हम करेंगे, ये पहला कारक था संकरण का प्रभाव। दूसरा हम पढ़ेंगे नंबर 2। दूसरे नंबर पर पढ़ेंगे एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की उपस्थिति। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों, इन्हें कहते हैं लोन पेयर। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को हम कहते हैं लोन पेयर की उपस्थिति। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा बिल्कुल। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की उपस्थिति या प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। देखो ये बहुत बढ़िया बात बताता हूं आपको। ये जो केंद्रीय परमाणु होता है ना, ये केंद्रीय परमाणु, इसके ऊपर जितने ज्यादा लोन पेयर होते हैं बॉन्ड एंगल उतना ही घट जाता है। तो यहां पहले इस बात को लिख लो आप। किसी अणु के केंद्रीय परमाणु पर
किसी अणु के केंद्रीय परमाणु पर यानी सेंट्रल एटम पर, केंद्रीय परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों, यानी आप लिख सकते हो शॉर्ट में एलपी, लॉन पेयर, ठीक है, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हो। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या बढ़ने से, संख्या बढ़ने पर लिखते हैं, चलो, एकाकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने पर बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल या बंध कोण या आबंध कोण घट जाता है, घट जाता है। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि सर क्यों घट जाता है? यदि केंद्रीय धातु परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म यानी लॉन पेयर्स की संख्या बढ़ती है तो बॉन्ड एंगल क्यों घट जाता है? ये चीज हालांकि मैं डिटेल में समझाऊंगा आपको जब हम पढ़ेंगे VSEPR थ्योरी, वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, जिसे शॉर्ट में कहते हैं वेस्पर थ्योरी। तो जब मैं वेस्पर थ्योरी पढ़ाऊंगा तो वहां वेस्पर थ्योरी में तो इस चीज का बिल्कुल पोस्टमार्टम कर दूंगा मैं, पर थोड़ा सा हिंट तो यहां दूंगा ही, थोड़ा सा हिंट ये दूंगा कि ये जो आपका लॉन पेयर है, यहाँ कितने लॉन पेयर हैं? 2 हैं। एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म एक तो ये है और एक तो ये है, 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, या यूं कह दो 2 लॉन पेयर है। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन युग्म भी क्या होगा? नेगेटिवली चार्ज होगा, यानी ऋणावेशित होगा, ये भी ऋणावेशित होगा। तो ऋणावेश और ऋणावेश के बीच में प्रतिकर्षण तो लगेगा ही, पक्की बात है, रिपल्सन तो लगेगा ही। सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, एक जैसे आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ये बात तो पढ़ते हो आप भौतिक विज्ञान में भी। तो यहाँ नेगेटिव वाला पेयर, नेगेटिव वाला पेयर, तो ये लॉन पेयर इस लॉन पेयर को क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो लॉन पेयर है कैसा चार्ज है इसके ऊपर? नेगेटिव चार्ज है। इस लॉन पेयर के ऊपर कैसा आवेश है? ऋणावेश है। और ये जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी इस बॉन्ड में जो एक इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा लग रहा है, साझेदारी का इलेक्ट्रॉन युग्म जिसे आप कहते हो, तो इस बॉन्ड पेयर के ऊपर भी तो नेगेटिव चार्ज है और इस बॉन्ड पेयर के ऊपर भी तो नेगेटिव चार्ज है। तो ये तो लॉन पेयर नेगेटिवली चार्ज्ड और ये बॉन्ड पेयर ये भी नेगेटिवली चार्ज्ड। क्या इन दोनों के बीच में रिपल्सन नहीं लगेगा? इनके बीच में भी तो और इनके बीच में भी तो प्रतिकर्षण लगेगा, लगेगा नहीं प्रतिकर्षण? और जब प्रतिकर्षण लगेगा तो इन दोनों ने एक दूसरे को धक्का दिया और इन दोनों ने इन दोनों को, इन दोनों ने इन दोनों को भी धक्का दिया, और जिसके कारण क्या हुआ? वो बॉन्ड एंगल जितना होना चाहिए था वो उतना ना होकर घट गया, यानी दोनों बॉन्ड एक दूसरे के ज्यादा समीप आ गए। अब यहाँ कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ठीक है, आपने इन दोनों को रिपेल कर दिया, प्रतिकर्षित कर दिया, इन दोनों को भी आपने प्रतिकर्षित कर दिया, इन दोनों को भी प्रतिकर्षित कर दिया, यूं बताओ सर इसमें और इसमें बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में भी प्रतिकर्षण नहीं लगेगा क्या? ये बॉन्ड पेयर है, ये भी बॉन्ड पेयर है, इनमें नहीं रिपल्सन लगेगा? इनमें भी तो प्रतिकर्षण लगेगा, ये भी तो सेम चार्ज कैरी कर रहे। तो मेरा जवाब पता क्या है? मेरा जवाब है कि इस बॉन्ड पेयर और इस बॉन्ड पेयर में भी प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, रिपल्सन कार्य करेगा, पर इनके बीच लगने वाला रिपल्सन कम होगा, इनके बीच प्रतिकर्षण बल कम लगता है। सबसे ज्यादा प्रतिकर्षण लगता है यहां, यानी यहां लिख देता हूं चलो ब्लॉक में। यदि आप बात करते हो प्रतिकर्षण की तो एलपी के बीच रिपल्सन सबसे ज्यादा होता है, माने लॉन पेयर और लॉन पेयर के बीच ये जो यहाँ प्रतिकर्षण इन दोनों के बीच लगेगा ना सबसे ज्यादा होगा। और उससे कम प्रतिकर्षण होता है एलपी बीपी के बीच, लॉन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच, यानी ये लॉन पेयर है और ये बॉन्ड पेयर है। लॉन पेयर माने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म, खाली पड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन का जोड़ा। सबसे ज्यादा रिपल्सन लगता है एलपी के बीच, उससे कम रिपल्सन लगता है एलपी बीपी के बीच, और सबसे ही कम रिपल्सन लगता है बीपी बीपी के बीच। बीपी बीपी के बीच सबसे कम रिपल्सन लगता है बॉन्ड पेयर के बीच। तो यहाँ प्रतिकर्षण सबसे ज्यादा है, ये वाला और ये वाला दूसरे नंबर पे है और ये वाला तीसरे नंबर पे। पर आपके दिमाग में तो फिर एक सवाल खड़ा हो गया, सवाल ये खड़ा हुआ कि सर क्यों है?
मतलब एलपी एलपी के बीच रिपल्सन सबसे ज्यादा क्यों है? लोन पेयर के बीच रिपल्सन सबसे ज्यादा क्यों है? लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच कम क्यों है और बॉन्ड पेयर के बीच सबसे कम रिपल्सन क्यों है? कारण बताओ इसका क्या है? क्या इसका कोई कारण है? तो मेरा जवाब है हाँ, है कारण। कारण ये है कि यदि आप इस केंद्रीय परमाणु को वृत्त का केंद्र मान के चलो ना, अब दिमाग खोल के बैठ जाइए बिल्कुल एकदम। ये जो केंद्रीय परमाणु है, हालांकि इन सभी बातों को बहुत डिटेल में हम डिस्कस करेंगे वेस्पर थ्योरी में, पर जब यहाँ थोड़ी सी बात क्वेश्चन माइंड में अराइज होता है, क्वेश्चन खड़ा होता है, उठता है, तो उसका थोड़ा सा सॉल्यूशन तो मिलना चाहिए। देखो क्या, ये जो आपका केंद्रीय परमाणु है ना, ओ ऑक्सीजन एटम, इसे आप ऐसा मान के चलो कि ये वृत्त का केंद्र है। और यदि ये वृत्त का केंद्र है, वृत्त तो पता है आपको, सर्कल सर्कल, तो वृत्त का केंद्र है, तो इस केंद्र से यदि मैं इन दोनों लोन पेयर की दूरी देखता हूं तो लोन पेयर की दूरी कम होती है केंद्र से। और जब लोन पेयर की दूरी कम होती है तो इनकी आपस में भी दूरी कम होगी इनके बीच की। यानी ये वृत्त का केंद्र है, केंद्रीय परमाणु, ये लोन पेयर इसके ज्यादा नजदीक हैं, बॉन्ड पेयर इसके ज्यादा दूर हैं इससे। तो जब ये सेंटर के ज्यादा नजदीक होंगे तो आपस में भी तो नजदीक होंगे, जब ये सेंटर के ज्यादा नजदीक होंगे आपस में भी नजदीक होंगे, और जब सेंटर से दूर होंगे तो आपस में भी दूर होंगे एक दूसरे से, यहाँ ये दूरी ज्यादा होगी। ये बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट है, हालांकि इस बात को बच्चे आसानी से नहीं समझ पाते हैं। मुझे एक बात बताओ आप, यदि मैंने यहाँ एक थोड़ा सा चित्र बनाता हूं, यदि मैंने यहाँ एक सर्कल बना दिया, एक वृत्त बना दिया, और इस वृत्त का ये केंद्र है, और एक तो मैंने व्यास ये खींच दिया और एक व्यास ये खींच दिया। अब थोड़ा दिमाग लगाना, यदि मैं कहूं ये इसका सेंटर है, जैसे हमारा ये ऑक्सीजन एटम है, यदि एक वस्तु यहां है और एक वस्तु यहां है, ठीक है, ये दो वस्तुएं हैं, यूं समझ लो दो आवेश हैं, ऋण आवेश, जैसे ये एक पेयर नेगेटिव चार्ज, ये भी एक पेयर नेगेटिव चार्ज, और एक बार ये यहां है। तो मुझे एक बात सोच के बताओ कि जब ये दोनों आवेश सेंटर के केंद्र के नजदीक हैं तो क्या इनकी आपस में दूरी भी कम नहीं होगी? क्या होगी? नहीं होगी, कम कम होगी दूरी। जब ये दोनों आवेश सेंटर के नजदीक हैं तो इनकी एक दूसरे से दूरी भी कम होगी। और जब ये दोनों आवेश सेंटर से दूर हैं, देखो इस बार हमने इन्हें दूर हटा दिया, इसे यहां हटा दिया, इसे यहां, जब दोनों आवेशों को आपने केंद्र से दूरी उनकी बढ़ा दी, परिधि की तरफ लेके गए, तो उनके बीच की दूरी भी तो बढ़ी गई होगी, उनके बीच की दूरी तो बढ़ गई होगी, पक्की बात है। और आपने भौतिक विज्ञान में जरूर पढ़ा होगा F इज इक्वल टू 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। वहां हमें पता चलता है कि ये जो आवेश होते हैं ना, इन आवेश की जो दूरी आपस में है, वो दूरी जितनी ज्यादा होगी इनके बीच रिपल्सन या अट्रैक्शन उतना ही कम लगेगा। यदि दो आवेश पास पास हैं, जैसे मैं कहूं यहां और यहां, सेंटर के नजदीक है तो आपस में भी नजदीक होंगे। यदि दो आवेश एक दूसरे के ज्यादा नजदीक हैं तो उनके बीच चाहे तो आकर्षण लग रहा हो चाहे तो प्रतिकर्षण लग रहा हो, वो ज्यादा ही होगा, बीच की दूरी घटेगी तो रिपल्सन या अट्रैक्शन बढ़ेगा, ठीक है। और यदि वे सेंटर से दूर हैं, केंद्र से दूर हैं, तो उनकी बीच की दूरी भी ज्यादा है, और बीच की दूरी ज्यादा है तो उनके बीच अट्रैक्शन या रिपल्सन क्या होगा? वो कम होगा। क्योंकि यहां यदि हम फार्मूले की बात करें, जगह तो मुझे कहीं नजर आ नहीं रही, पर फिर भी मैं यहां लिख देता हूं कि जो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल होता है ना आवेशों के बीच लगने वाला, उसकी दूरी के साथ ये संबंध होते हैं, F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। यदि बीच की दूरी ज्यादा होगी तो आकर्षण या प्रतिकर्षण कम लगेगा, और बीच की दूरी कम होगी तो आकर्षण या प्रतिकर्षण ज्यादा लगेगा। अब यहां सवाल आता है कि सर जो ये हमारे पास जो ऑक्सीजन एटम है, केंद्रीय परमाणु है, लोन पेयर इसके ज्यादा नजदीक होते हैं। जब लोन पेयर इसके ज्यादा नजदीक है तो आपस में भी ज्यादा नजदीक हैं, और जब आपस में ज्यादा नजदीक हैं तो R का मान कम है, और R का मान कम है तो F का मान ज्यादा होगा। इसलिए LP के बीच रिपल्सन सबसे ज्यादा होता है लोन पेयर के बीच, क्योंकि ये लोन पेयर केंद्रीय परमाणु के ज्यादा नजदीक होते हैं, केंद्र की तरफ होते हैं। और जब केंद्र की तरफ आएंगे तो आपस में दूरी तो घटेगी। यदि केंद्र से दूर होते तो आपस में दूरी क्या होती? इसकी ज्यादा होती। पर ये केंद्र की तरफ आए हैं
तो दूरी इनकी बीच की भी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अब यहां यदि बात करें कि ये तो सेंटर के पास है, ये सेंटर से बहुत दूर है, तो ये दूरी आती है दूसरे नंबर पर, ये दूरी दूसरे नंबर पर है। और ये वाला जो बॉन्ड पेयर है ये भी केंद्र से बहुत दूर है, और ये वाला बॉन्ड पेयर भी दूर है। जब दूर है तो इनकी आपस में दूरी भी तो सबसे ज्यादा होगी। तो चार्ज तो यहां भी उतना ही है, यहां भी उतना, यहां भी उतना, यहां भी उतना, क्योंकि हर जगह इलेक्ट्रॉन का जोड़ा रखा हुआ है, तो आवेश का मान तो बदल नहीं रहा है, पर इनके बीच की दूरी तो बदल रही है। सबसे कम दूरी ये है, उससे ज्यादा दूरी ये वाली और ये वाली है, सबसे ज्यादा दूरी ये है। जहां दूरी सबसे कम है वहां प्रतिकर्षण सबसे ज्यादा होगा, और जहां दूरी सबसे ज्यादा है वहां प्रतिकर्षण सबसे कम होगा। इसलिए लिखा है एलपी एलपी का प्रतिकर्षण सबसे ज्यादा है, एलपी बीपी का प्रतिकर्षण उससे कम है, और बीपी बीपी का प्रतिकर्षण बीपी बीपी बॉन्ड पेयर का सबसे कम है। ठीक है, इस चीज को देखो हमने क्या पढ़ा है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की उपस्थिति। यहां लिखा है कि किसी अणु के केंद्र या परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या बढ़ने पर बॉन्ड एंगल घट जाता है। अब जितने ज्यादा यहां आपके लोन पेयर रखे होंगे उतना ही ज्यादा बॉन्ड पेयर को में क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, धक्का देंगे नीचे की तरफ। और जब बॉन्ड पेयर को उतना ही ज्यादा धक्का देंगे तो बॉन्ड एंगल तो फिर घटेगा ही, फिर तो बॉन्ड एंगल घटेगा, पक्की बात है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं इस चीज को और बढ़िया तरीके से समझाता हूं आपको। स्क्रीनशॉट लो, ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है, चलो इस चीज को एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल से एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं, CH4 मीथेन का। यदि मीथेन में आप बात करो तो लॉन पेयर इसके पास होते हैं 0, यानी इसके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या 0 होती है। और मीथेन का स्ट्रक्चर होता है ऐसा, CH4 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, देखो ये स्ट्रक्चर होता है मीथेन का, ऐसा स्ट्रक्चर होता है। और इसमें जो बॉन्ड एंगल होता है ना, ये होता है 109 डिग्री 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट होता है बॉन्ड एंगल। अच्छा, यदि आप बात करो अमोनिया की, यदि अमोनिया की बात करो NH3 की, तो NH3 के पास एक लोन पेयर होता है, लोन पेयर एक है इसके पास। देखो कैसे, नाइट्रोजन और 3 है इसके पास हाइड्रोजन, इस तरह 3 हाइड्रोजन एटम है, और एक होता है इसके पास लोन पेयर, ये रहा एक लोन पेयर है इसके पास। तो यदि यहाँ बॉन्ड एंगल की बात हम करें तो यहाँ बॉन्ड एंगल होता है, यहाँ लिख देते हैं चलो, 106.7 डिग्री, 106.7 डिग्री होता है बॉन्ड एंगल इसका। ठीक है, लॉन पेयर 0 था, वहां लॉन पेयर कितना था, 1। और यदि अभी बार बार हम एक एग्जांपल को डिस्कस कर रहे हैं, H2O, H2O में लॉन पेयर कितने थे बताओ, लॉन पेयर कितने थे H2O में, 2 थे। देखो ऐसा ही तो था स्ट्रक्चर, ऑक्सीजन और यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन, और एक लॉन पेयर ये है और एक लॉन पेयर ये है, ये 2 लॉन पेयर हैं। यहाँ बॉन्ड एंगल होता है 104.5 डिग्री का। अब जरा एक बात को देखो ध्यान से, आप यूं देखो कि इसमें लॉन पेयर 0 है, 0 लॉन पेयर है, तो बॉन्ड क्या है, 109 डिग्री 28 मिनट का है। यहाँ लॉन पेयर 1 है, एक लॉन पेयर ने क्या करा होगा, एक लॉन पेयर ने इन बॉन्ड पेयर को तीनों को धक्का दिया होगा नीचे की तरफ, जिसकी वजह से बॉन्ड 109 डिग्री 28 मिनट का ना रहकर 106.7 डिग्री का है। ठीक है, यानी बॉन्ड एंगल क्या हुआ है, घटा है। बॉन्ड एंगल क्यों घटा है, समझ में आई है बात? यहाँ लॉन पेयर नहीं था, यहाँ लॉन पेयर है, लॉन पेयर ज्यादा प्रतिकर्षित कर रहा है बॉन्ड पेयर्स को। ये अभी यहाँ भी, ये भी, इसमें भी क्या होगा, बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर, पता है ना आपको? तो इसलिए बॉन्ड एंगल घट गया है। और यदि लॉन पेयर आपके पास 2 हैं तो बॉन्ड एंगल और भी ज्यादा घट गया है। देखो यहाँ बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट था, यहाँ 106.7 डिग्री था, यहाँ 104.5 डिग्री है। तो जितने ज्यादा लॉन पेयर बढ़ते जा रहे हैं बॉन्ड एंगल उतना ही घटता जा रहा है। अब आप इस बात को यहाँ बिल्कुल मत सोचना कि सर शायद संकरण भी बदल रहे होंगे। संकरण की यदि मैं बात बताऊं तो संकरण यहाँ क्या है, इसमें भी sp3 संकरण है, इसमें भी sp3 संकरण है, और इसमें भी sp3 संकरण है।
sp3 संकरण ही है। देखो संकरण एक जैसा है और इसमें भी sp3 संकरण है। संकरण एक जैसा है, फिर भी बॉन्ड एंगल अलग अलग हैं। अभी इससे पहला जो हमने फैक्टर पढ़ा कारक, वो तो संकरण का ही था कि संकरण बदलने से बॉन्ड एंगल बदल जाता है, पर यहाँ संकरण तो नहीं बदला। अब यहाँ कुछ बच्चे तो कंफ्यूज इस चीज को लेके हो रहे होंगे कि संकरण तो सर हमें तो लग नहीं रहा कि संकरण एक जैसा है। देखो जो हमने एग्जाम्पल लिया था ना वो संकरण को समझाने के लिए, उसमें कोई लॉन पेयर नहीं था। चाहे आपने एग्जाम्पल लिया था CH ट्रिपल बॉन्ड CH का, या आपने एग्जाम्पल लिया था CH2 डबल बॉन्ड CH2 का, या CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 का, उसमें कोई लॉन पेयर था ही नहीं। और जब उसमें कोई लॉन पेयर नहीं था तो हमने लॉन पेयर को काउंट ही नहीं करा था, हमने तो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड काउंट करे थे। तो आपको यदि संकरण निकालना है तो सिग्मा बॉन्ड के साथ लॉन पेयर भी गिनने चाहिए यदि हैं तो। देखो यहाँ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, चार। चार सिग्मा बॉन्ड हैं, इस कार्बन परमाणु ने 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए। और यदि 4 सिग्मा बॉन्ड है तो संकरण की क्रिया में इस कार्बन परमाणु के 4 कक्षक भाग ले रहे होंगे। और यदि 4 कक्षक भाग ले रहे होंगे तो 4 कक्षक में एक तो S का होगा, 3 P के, तो sp3 संकरण, ये तो सिग्मा बॉन्ड से ही निकल गया। और यदि यहाँ बात करो सिग्मा सिग्मा सिग्मा, 3 तो इसके पास सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड बॉन्ड जो होता है वो सिग्मा बॉन्ड ही तो होता है, 3 तो इसके पास सिग्मा बॉन्ड है और एक इसके पास लोन पेयर है। तो 3 और 1 4, टोटल कितने कक्षकों ने हिस्सा लिया, 4 कक्षकों ने। और यदि 4 कक्षकों ने हिस्सा लिया तो एक S का होगा, 3 P के होंगे। एंड द सेम प्रोसेस टेक्स प्लेस इन दिस केस, इस केस में भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। 2 तो आपको सिग्मा बॉन्ड नजर आ रहे हैं, पर 2 लोन पेयर भी तो नजर आ रहे हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर। तो टोटल कक्षक कितने हुए, 4। 4 कक्षकों ने यदि ऑक्सीजन के भाग लिया संकरण की क्रिया में तो 4 कक्षक में एक S का होगा और 3 होंगे P के। तो इस तरह होगा यहाँ sp3 संकरण। तो ध्यान रखना यहाँ संकरण एक जैसा है, फिर भी बॉन्ड एंगल अलग अलग है। क्यों है बॉन्ड एंगल अलग अलग, इसलिए है क्योंकि लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का नंबर चेंज हो रहा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे नंबर 3 की। तीसरा फैक्टर देखेंगे क्या है जो बॉन्ड एंगल को इफेक्ट करता है। तीसरा फैक्टर है विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। विद्युत ऋणात्मकता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, देखो बहुत बढ़िया फैक्टर है, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। ये चीजें समझनी बहुत जरूरी है आपके लिए। यदि आप रासायनिक विज्ञान को समझ के पढ़ोगे, समझोगे इन सारे फैक्ट्स को, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको केमिस्ट्री में इंटरेस्ट डेवलप होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि केमिस्ट्री आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाए, कि सबसे अच्छा सब्जेक्ट आपको केमिस्ट्री ही लगने लगे, यदि आप ईमानदारी से सभी वीडियोस को प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग देखोगे। यदि आप किसी भी यूनिट को, चैप्टर को करना चाहते हो, यदि आप प्लेलिस्ट के अनुसार एक एक करके वीडियो को देखते हो, फिर देखना वो यूनिट, वो चैप्टर कितना मजबूत हो जाएगा आपका। अब देखो सुनो, विद्युत ऋणात्मकता के बारे में मैं एक बात बताता हूँ, आपको ध्यान से समझना। जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है ना, केंद्रीय परमाणु कहो, केंद्रीय परमाणु, वो धातु या अधातु जो भी है, केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता, केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता बढ़ने पर आबंध कोण भी बढ़ जाता है। यदि आपका केंद्रीय परमाणु है जो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यदि ज्यादा है, विद्युत ऋणात्मकता यदि ज्यादा है, तो पक्की बात है बॉन्ड एंगल बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी। देखो एक एग्जांपल लेता हूं, उससे एक्सप्लेन करेंगे। चलो यहां लिखते हैं हम एक एग्जांपल, और एग्जांपल में हम बात करते हैं, ये आपके पास H2O का स्ट्रक्चर है, H2O का, ये H2O है। H2O क्या, पहले H2O नहीं लेते, चलो पहले लेते हैं हम H2O का भाई H2S।
पहले H2S लेते हैं, उससे ज्यादा अच्छा समझ में आएगा आपको। H2S लेते हैं, चलो पहले ये लिया हमने H2S सल्फर, और यहाँ एक हाइड्रोजन और यहाँ एक हाइड्रोजन। सल्फर के पास लोन पेयर कितने हैं? सल्फर के पास 2 लोन पेयर हैं, और यहाँ बॉन्ड पेयर है और यहाँ भी बॉन्ड पेयर है। और ये जो एंगल है H2S का, ये है 92.5 डिग्री, 92.5 डिग्री। और यदि आप बात करो इसके भाई की H2O की, जो बहुत फेमस है, H2S तो इतना फेमस नहीं है, इसके पास भी केंद्रीय धातु परमाणु, सॉरी केंद्रीय परमाणु के पास 2 लोन पेयर हैं। यहाँ भी 2 लोन पेयर थे और यहाँ भी 2 लोन पेयर हैं ऑक्सीजन एटम के पास, और 2 ही हैं बॉन्ड पेयर। यहाँ बॉन्ड एंगल कितना पढ़ा था हमने? बार बार हम पढ़ रहे हैं, 104.5 डिग्री पढ़ा था ना, देखो 104.5 डिग्री। अब यदि हम बात करें कि यहाँ संकरण कौन सा है, तो sp3 संकरण है। तो पहला sp3 संकरण यहाँ है, और यहाँ भी संकरण कौन सा है? sp3। क्यों है sp3 संकरण? क्योंकि दोनों के पास 2 तो सिग्मा बॉन्ड हैं और 2 लोन पेयर हैं। 2 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर, 4 कक्षक, 1 s का 3 p के। 2 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर, 4 कक्षक, 1 s का 3 p के। तो यहाँ संकरण वाला कंसेप्ट तो फेल ही हो गया भाई। संकरण के आधार पर तो डिसीजन हम दे ही नहीं सकते हैं, क्योंकि हमने जो सबसे पहला फैक्टर पढ़ा था वो संकरित कक्षकों के बारे में पढ़ा था कि संकरण कैसा है, और वहां हमने पढ़ा था कि संकरण बदलने पर बॉन्ड एंगल बदल जाते हैं। अब संकरण तो एक जैसा है, बॉन्ड एंगल तो अलग अलग है। फिर हमने दूसरा फैक्टर पढ़ा, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या। तो लोन पेयर बताना जरा कितने हैं इसके पास? इसके पास लोन पेयर 2 हैं, तो इसके पास भी तो बेटे लोन पेयर 2 ही हैं। देखो 2 ही नहीं है लोन पेयर, तो लोन पेयर भी बराबर है, फिर बॉन्ड एंगल बराबर क्यों नहीं है? तो लोन पेयर वाला फैक्टर भी यहाँ फेल हो चुका है। सबसे पहला फैक्टर हमने पढ़ा था संकरण, संकरण दोनों में एक जैसा है, तो बॉन्ड एंगल एक जैसे होने चाहिए। दूसरा फैक्टर पढ़ा नंबर ऑफ लोन पेयर का, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या। हमने वहां पढ़ा कि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या जितनी ज्यादा बढ़ेगी बॉन्ड एंगल उतना घटेगा। तो यहाँ तो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म मींस लोन पेयर तो बराबर है, इसके पास भी 2 हैं, इसके पास भी 2 हैं, फिर तो बॉन्ड एंगल एक जैसा होना चाहिए। यानी संकरण वाला कंसेप्ट भी यहाँ फेल हो चुका है, और लोन पेयर वाला कंसेप्ट यानी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या वाला कंसेप्ट भी यहाँ फेल हो चुका है। तो यहाँ फिर कौन सा कंसेप्ट काम करेगा? यहाँ करेगा विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कैसे काम करेगा? दिमाग खोल के बैठ जाओ बिल्कुल एकदम, कैसे काम करेगा देखो मैं बताता हूँ। यदि आप सल्फर और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में कंपैरिजन करते हो, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सल्फर। ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी भाई। ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता सल्फर से ज्यादा होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी माने विद्युत ऋणात्मकता, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता सल्फर से ज्यादा होती है। और जब ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता सल्फर से ज्यादा है, तो विद्युत ऋणात्मकता का मतलब बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की पावर। पता है ना विद्युत ऋणात्मकता पढ़ाई थी ना आपको। यदि आप प्लेलिस्ट के अनुसार हर एक यूनिट को पढ़ते हो तो पक्की बात है आपको पता होगा। विद्युत ऋणात्मकता का मतलब होता है कि जो आपका परमाणु है वो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, यही तो होता है बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का बंध युग्म। तो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन के बंध युग्म को कितने बल से अपनी तरफ खींचता है, अपनी तरफ खींचता है, उसे कहते हैं विद्युत ऋणात्मकता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहां ऑक्सीजन की विद्युत ऋणात्मकता सल्फर से ज्यादा है। इसका मतलब ये बॉन्ड पेयर और ये बॉन्ड पेयर ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा खिंचा हुआ होगा, ऑक्सीजन ने ज्यादा अपने पास तक इसे खींच रखा होगा। सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो सल्फर ने इस बॉन्ड पेयर और इस बॉन्ड पेयर को अपने पास तक ज्यादा नहीं खींच रखा होगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। और जब ऑक्सीजन एटम ने इस वाले और इस वाले बॉन्ड पेयर को अपने पास ज्यादा खींच रखा, तो दोनों बॉन्ड पेयर केंद्र के ज्यादा नजदीक पहुंच गए, केंद्रीय परमाणु के नजदीक पहुंच गए।
और जब ये केंद्रीय परमाणु के नजदीक पहुंचते हैं तो क्या इनकी आपस में दूरी नहीं घटेगी? ये सेंटर के ऑक्सीजन एटम के जितने नजदीक होंगे इनके बीच की दूरी घटेगी या नहीं घटेगी? घटेगी या नहीं? घटेगी ना बीच की दूरी। और जब इनके बीच की दूरी घटेगी तो बताओ इनके बीच प्रतिकर्षण ज्यादा लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा प्रतिकर्षण ज्यादा। और जब इनके बीच प्रतिकर्षण ज्यादा लगेगा तो ये बॉन्ड खुलेगा या नहीं खुलेगा? बताओ खुलेगा या नहीं खुलेगा? बॉन्ड तो फिर खुलेगा। ये इलेक्ट्रॉन पेयर जिसे आप बॉन्ड पेयर कहते हो, ये बॉन्ड पेयर ऑक्सीजन एटम के जितने नजदीक होंगे इनके बीच की दूरी भी उतनी कम होगी। और बीच की दूरी कम होगी तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यानी F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। फिजिक्स वाले सर से अपने पूछ लेना कि आवेश यदि हैं उनके बीच की दूरी कम है तो प्रतिकर्षण या आकर्षण ज्यादा लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। बीच की दूरी जितनी कम होगी प्रतिकर्षण उतना ज्यादा होगा। ये जितने केंद्र के नजदीक आएंगे इनकी आपस में दूरी उतनी घटेगी, और दूरी घटेगी तो प्रतिकर्षण ज्यादा लगेगा और बॉन्ड एंगल खुलेगा। बॉन्ड एंगल खुलेगा जब तो 104.5 डिग्री है। नहीं तो यहाँ भी दो लोन पेयर हैं, यहाँ भी दो लोन पेयर हैं, यहाँ भी sp3 संकरण है, यहाँ भी sp3 संकरण। सल्फर की विद्युत ऋणात्मकता इससे कम है, इसलिए ये इस बॉन्ड पेयर और इस बॉन्ड पेयर को अपने ज्यादा समीप नहीं ला पाया, अपनी तरफ ज्यादा नहीं खींच पाया। तो ये सल्फर से यानी केंद्रीय परमाणु से यदि दूर हैं तो इनके बीच की दूरी भी ज्यादा है, और बीच की दूरी ज्यादा है तो प्रतिकर्षण कम है। प्रतिकर्षण कम है तो बॉन्ड एंगल ज्यादा नहीं खुल पाया, इसलिए 92.5 डिग्री है और यह है 104.5 डिग्री। बताओ ये चीज समझ में आती है क्या आपको? ठीक है, ये बात समझनी है। और एक बात और समझनी है आपको, ये जो हम बॉन्ड एंगल पढ़ रहे हैं क्यों पढ़ रहे हैं पता है आपको? हम बॉन्ड एंगल इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये हमारे सिलेबस में है सर, इसलिए पढ़ रहे हैं। सिलेबस में तो है, चलो ठीक है पढ़ेंगे ही, पर इससे हमें फायदा पता क्या है? इससे यह फायदा है कि जो सह संयोजक और उप सह संयोजक यौगिक हैं उनकी आकृतियों के बारे में हमें पता चलता है बॉन्ड एंगल से। ठीक है, अब बॉन्ड एंगल की जरूरत कभी भी आयनिक यौगिकों में नहीं पड़ती। आयनिक यौगिकों में इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि आयनिक यौगिकों के जो बंध है ना, आयनिक बंध, वे तो दिशात्मक होते ही नहीं है, उनकी कोई दिशा फिक्स नहीं है। और जब वे दिशात्मक नहीं है तो उनकी कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति ही नहीं है, और जब उनकी कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं है तो वे समावयवता भी नहीं दिखाते हैं। तो आयनिक यौगिकों में बॉन्ड एंगल का कोई लेना देना नहीं होगा। बॉन्ड एंगल इस्तेमाल होता है या प्रयोग होता है सह संयोजक यौगिकों में और उप सह संयोजक यौगिकों में, उनका स्ट्रक्चर पता करने के लिए या स्ट्रक्चर, उनकी संरचना, उनकी आकृति बताने के लिए। ठीक है, तो हम यहाँ कहीं लिख सकते हैं इस बात को, एक हेडिंग बना लेना आप, नोट हेडिंग बना लेना, और नोट में आप लिख लेना कि आबंध कोण से यौगिकों या ब्रैकेट में लिख दो अणुओं की आकृति यानी संरचना का पता चलता है। तो स्ट्रक्चर का पता चलता है। ठीक है, और एक बात ध्यान रखना, ये जो यौगिकों या अणुओं है ना, ये कौन से हैं? ये हैं सह संयोजक या उप सह संयोजक भी आप कह सकते हो, उप सह संयोजक। तो सह संयोजक और उप सह संयोजक यौगिकों की ही निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है, क्योंकि सह संयोजक और उप सह संयोजक बंध दिशात्मक होता है, इसलिए उनकी निश्चित ज्यामितीय आकृति होगी, और निश्चित ज्यामितीय आकृति होगी तो वहां बॉन्ड एंगल का वैल्यू होगा, वहां बॉन्ड एंगल की कुछ औकात होगी, वहां आप बॉन्ड एंगल का यूज करोगे। ठीक है, तो ये फैक्टर्स थे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हमारे देश के प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। ले लिया बेटे स्क्रीनशॉट?
ठीक है, तो बेटे मुझे उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा आबंध कोण या बंध कोण या बॉन्ड एंगल क्या है, और बॉन्ड एंगल को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। हमने कितने फैक्टर पढ़े हैं? 3 फैक्टर पढ़े हैं। सबसे पहले तो पढ़ा था हमने संकरण, फिर उसके बाद हमने पढ़ा एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्मों की संख्या, केंद्रीय परमाणु पर जितने ज्यादा होंगे बॉन्ड एंगल उतना घटेगा। फिर उसके बाद हमने पढ़ा केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता। केंद्रीय परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता जितनी ज्यादा होगी वो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को उतना ज्यादा अपनी तरफ आकर्षित करेगा, और जितना ज्यादा बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ आकर्षित करेगा बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बीच की दूरी उतनी घटेगी, और बीच की दूरी घटेगी तो रिपल्सन बढ़ेगा, और रिपल्सन बढ़ेगा तो बॉन्ड खुलेगा। इसका मतलब यह है कि विद्युत ऋणात्मकता केंद्रीय धातु परमाणु की जितनी ज्यादा होगी केंद्रीय परमाणु की, बॉन्ड एंगल उतना ही ज्यादा होगा। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, बस मेहनत और ईमानदारी से अपनी पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाया करो। हैंड रिटन नोट्स सबसे अच्छे होते हैं। मैं बार बार कहता हूं आपको, कुछ बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए। सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि आपको जिस भी चैप्टर को, जिस भी यूनिट को पढ़ना हो तो आपको प्ले लिस्ट के अनुसार पढ़ना चाहिए, और चैनल के होम पेज पर यदि आप जाकर देखोगे तो आपको सारा सिस्टम बिल्कुल एकदम सजा हुआ मिलेगा, सुसज्जित मिलेगा। आपको वहां पहला यूनिट, दूसरा यूनिट, तीसरा यूनिट, चौथा यूनिट, 5वां यूनिट इस सीक्वेंस में रखे हुए मिलेंगे। 12th क्लास के भी मिलेंगे बहुत सारे, और 11th क्लास के भी। पूरा सिलेबस आपको कोशिश की जा रही है कि आपको उपलब्ध करा दिया जाए होम पेज पर। तो आपको किसी भी चैप्टर को या किसी यूनिट को पढ़ना है तो प्ले लिस्ट के अनुसार पढ़ना है। सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखो, और दूसरी बात ये ध्यान रखो कि जब आप किसी भी वीडियो में घुसते हो तो वीडियो का स्पीड आपको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना चाहिए। जितने हाई स्पीड पर आप वीडियो को देख सकते हो उतना अच्छा है, ठीक है। और हैंड रिटन नोट्स सबसे अच्छे होते हैं। हालांकि आप आलसी हो तो पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर लो टेलीग्राम पर, जो हमारा चैनल है, पर आपके हैंड रिटन नोट्स बनेंगे तो सबसे अच्छे होंगे, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।